हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तक के। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक के यानी कि रियल नंबर से ट्रिग्नोमेट्री, में वही देख रहा था, लिखा नहीं है कि यहाँ पे। तो रियल नंबर से ट्रिग्नोमेट्री तक के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बोर्ड्स में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि यहां तक के सभी चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे का मिड टर्म एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म एग्जाम नहीं भी होगा तो अब आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना क्या है क्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ हमें आज के सिलेबस सेशन में करना है। तो सबसे पहले ये मेरा आज का मतलब पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। ये वाला सेशन हम आज कर रहे हैं। इससे पहले हम ये 2 सेशन ले चुके हैं और ये मेरे अपकमिंग सेशंस है। तो सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। सभी वीडियोस को देखना और बताना कैसा लगा, ठीक है ना। तो यार सबसे पहले शुरुआत करेंगे रियल नंबर के क्वेश्चन से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि सही टाइम पे सही कंटेंट, सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप 1.5 पे या फिर 2x पे अगर देख सकते हो तो देख लेना इस वीडियो को, है ना। तो 2x पे समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, या 1.5x पे आप देख सकते हो इस वीडियो को और समझने की कोशिश करना ये सभी क्वेश्चन कोई भी स्किप मत करना। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ये सिर्फ एग्जामिनर जानता है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना। चलो, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, रियल नंबर से चैप्टर वाइज करेंगे बेटा। सबसे पहले रियल नंबर, फिर आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस तरीके से चलेंगे, है ना। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे इस थ्योरम को याद नहीं करते हैं, पर बेटा ऐसा पाप आप लोग मत करना। क्योंकि ये आप लोगों के पास सीबीएसई 2013 में और बहुत सारे बोर्ड्स एग्जाम में ये आया है। और ये थ्योरम क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी in the multiples of prime number। मतलब क्या है बेटा इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, आप जब उसको ब्रेक करते हो तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो दुनिया का, आप उसको उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आप लोगों के पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं एलसीएम निकालना है आपको 2520 का, तो 2520 सबसे पहले इसके आप लोग क्या करोगे, फैक्टर्स निकालोगे। कैसे निकालोगे बेटा 2520, आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, पहले इसको 2 से डिवाइड करो 260, फिर 2 से डिवाइड करो तो 630, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपके पास 315, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 105, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9, 5 3 15, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7, और फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कितनी बारी है, 1 2 3, 3 बारी 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर, है ना, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या है आप लोगों के पास, दूसरा है 10530,
10530। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5, फिर इसको 2 से करोगे 2 6 5, फिर अब आप लोग इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो। 3 1 3 4 3 1 3 7 3 21 1 6 5 3 15 5 3 15। क्या ये फिर से 3 से डिविजिबल होगा? तो 4 3 12 और 5 3 15 2 5 8 3 20। हाँ 3 से होगा तो 5 3 15 और 5 3 15 2 5। हाँ 2 5 8 3 24 5 3 15। क्या ये फिर से 5 3 से डिविजिबल होगा? 3 1 3 8 और 5 5 5 10। हाँ फिर से 3 से डिविजिबल होगा और ये हो जाएगा 3 1 3 और 2 और 8 9 3 27 5 10 और 5, फिर दोबारा से ये 3 से डिविजिबल होगा। 6 3 18 5 3 15 6 और 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो अब हम इसको 5 से डिविजिबल करेंगे। 13 5 65 और 13 एलसीएम आ गया 1। यानी कि ये जो आपके पास नंबर है बेटा, ये जो आपके पास नंबर है 10530, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 13, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, अब अगर मैं बेटा इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम में क्या होता है, आपको वो सभी नंबर्स लिखने होते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सभी नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे बेटा? 2 आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा और आपके पास 7 आ जाएगा और आपके पास 13 आ जाएगा। अब इनकी हाईएस्ट पावर लिखो। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 4 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 27, 5 इंटू 7 35 इंटू 13। मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर निकालो, मल्टीप्लाई करो। ससुरा सच में मत निकाल देना कैलकुलेटर, ठीक है ना। मैं तो मतलब दिखा सकता हूं आपको, बाकी आप कर लेना। अच्छे से मल्टीप्लाई करना। 294840, 294840, सो 294840 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर, दीज थ्री नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों के पास क्या है? पहला नंबर क्या है बेटा? 378। सो आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 378। सबसे पहले 378 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, फिर उसके बाद आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180, फिर उसके बाद आप अंत में लिखोगे, लास्ट में लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420। तो इन सबके जब मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, 378 के प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 8 2 16 9 2 18। सो 3 से कट करेंगे, 6 3 18 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 2 1, फिर 3 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। 180 को कर सकता हूं मैं ऐसे, 2 से करोगे 90, फिर 2 से करोगे 45, फिर 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 1 5, 1 और 5, फिर 3 से करोगे 5, तो ये हो जाएगा। फिर 420 का करोगे, 2 से करोगे तो 210, फिर 2 से करोगे तो 105, और फिर 3 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 9 और 1 5, तो 35, फिर आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 7। ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास जो नंबर दिख रहे हैं सबसे पहले वो लिखो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर मुझे 3 दिख रही है, 5 की 1 और 7 की भी 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7। सो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 20, 27 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 189 हो जाएगा। 189 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 0, 9 2 जा 18 को 8, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 17, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3780 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा HCF की, तो HCF आपके पास क्या होगा? वही होगा जो कॉमन होगा। 2 कॉमन है, कॉमन है, 3 कॉमन है, कॉमन है। 3 की लोएस्ट पावर क्या है बेटा? 1। 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1। इनके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 3 6 आप लोगों का HCF हो जाएगा।
ठीक है, चलो ऐसे करोगे। एलसीएम कितना है 3780 और 6 एलसीएम। अब आपको ना ये भी बताना है कि क्या ये HCF इंटू एलसीएम, क्या HCF इंटू एलसीएम जो होगा वो इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बेटा ये इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है। ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है, ये वाला जो थ्योरम है, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा नंबर्स आपके पास आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लेना, है ना, वो मल्टीप्लाई आप कर लेना इन तीनों का, तो ये देख लेना। अब सीबीएसई 2016 में एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को कहा जाता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम। अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्या चीज है, कैसे करोगे, देखते हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज दिस। कह रहे कि आपके पास एक रूम है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पूरे को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो 850 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ब्रेड्थ की, तो इसकी जो ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो कितनी है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 625 सेंटीमीटर। फिर अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है 4 मीटर 45 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि 475 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब आपको ये बताना है, ये एक रूम की डायमेंशंस दे दी है, वो सबसे बड़ा रॉड बताओ। ये एक रूम है, रूम किस शेप का है बेटा, क्यूबॉइड की शेप का है। तो वो सबसे बड़ा रॉड आपको बताना है, या वो सबसे बड़ा स्केल आपको बताना है जो इसकी हर साइड को मेजर कर सके, जो इसकी हर साइड को मेजर कर सके। अब मान लो मैंने उसकी लेंथ मान ली है x, तो अब एक चीज बताओ बेटा, ये जो रॉड जब आप यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नहीं बेटा, ऐसा पाप मत करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो लेंथ बतानी है आपको जो इसका हाइट भी एग्जैक्ट मेजर कर सके, लेंथ भी मेजर कर सके और ब्रेड्थ भी मेजर कर सके, वो वाला स्केल। तो ऑब्वियस ही बात है यार, वो लेंथ से ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता स्केल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार इससे छोटा होगा तभी तो वो उसको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके मेजर करेगा ना, बड़ा नहीं हो सकता वो लेंथ से। जो भी स्केल या फिर जो भी रॉड होगा, बड़ा होगा तो वो मेजर कैसे करेगा। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, छोटा वैल्यू निकालना हमें इन सब से। बस ये पता लगा लो छोटा वैल्यू निकालना है या बड़ा निकालना है। और जब भी आपको छोटा वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, HCF निकालना है। तो आप क्या करोगे, HCF ऑफ 850, 625 एंड 475 जो आप निकालोगे वो आपने माना है x, और ये x क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड which can measure its length, breadth and height exactly। तो x की वैल्यू निकाल लो, HCF निकाल लो फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप निकाल लोगे इस तरीके से, है ना, इनके फैक्टर्स बनाओगे ऐसे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो वो लेंथ क्या होगी लॉन्गेस्ट रॉड की बेटा, जो इसको मेजर कर सके 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करोगे। आओ आगे बढ़े। अब आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है जो कि पॉलिनोमियल से है ना, रियल नंबर से, मतलब क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन करने ना, लगभग हम शायद 25 से 30 क्वेश्चंस के आसपास में आज की वीडियो में करवाऊंगा आपको, है ना। तो सारे क्वेश्चन रियल नंबर के ही नहीं हो सकते, सारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल के ही नहीं हो सकते, तो कुछ कुछ चैप्टर्स से कुछ कुछ क्वेश्चन, है ना। अब देखो पॉलिनोमियल से आपके पास क्या कहा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, पहला है अल्फा और दूसरा है क्या बेटा, बीटा।
और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन आया है। आपको और भी बातें दी गई हैं, कह रहा है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है बेटा 40 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कितना दिया गया है पुत्र? 40 दिया गया है। आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस टाइप के, तो आप जरा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समझो कि क्या है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना है। देखो आपको एक चीज पता है बेटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा का हो जाएगा, बी कितना है बेटा -6 है, ए कितना है बेटा 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, +6 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई। उसी हिसाब से अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया होता है, सी अपॉन ए के बराबर दिया होता है। सो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी बेटा, सी कितना है बेटा, के है, ए कितना है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई बेटा 1, के इक्वल। अब आपको पता है अंकल ने आपको एक बात बताई थी, कौन से अंकल ने, कोई तो अंकल थे जिन्होंने बताया था कि अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी देखने को मिले तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 6 है, 6 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, के है। तो 40 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर करोगे 36 -2 के, ससुरे को इधर भेज दो, 40 - 36 -2 के 4, -2 के से कट करोगे तो -2 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई। मस्त ऐसे कर देना सुंदर सुंदर सा, तो के की वैल्यू -2 आ जाएगी। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और मस्त आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप कोशिश करो कि उस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और देखो कि क्या मेरा सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। सही आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो फिर करो उसको सही। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 6 and 9 respectively, hence find the zeros। कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros is इतना। कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस का सम आपको दिया गया है कितना, 6, क्योंकि सम पहले लिखा है ना, सम पहले है फिर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है बेटा 9 है। सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया है कितना बेटा, 9 दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जब आपके पास सम और जीरोस दिया गया होता है तो वो ये होती है, बताया था भैया ने, है ना, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। के की वैल्यू आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 6 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 9 है। के की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो, 2 करो, 3 करो, जो आपका दिल करता है करो। तो के की वैल्यू अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूं, जनरली हम 1 ही करते हैं, तो के हट जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 0 सब्सटीट्यूट कर दिया के को 1 सब्सटीट्यूट किया है। 0 नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते, उसके अलावा कुछ भी 0 करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सबको 0 नहीं करना है, हमें कुछ को हीरो भी बनाना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास क्या है, अगला क्वेश्चन है ये कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। फाइंड द पॉलिनोमियल whose जीरोस आर दिस एंड दिस। क्या कहता है कि अगर आप लोगों के पास कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के बेटा 2 जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके ये 2 जीरोस होते हैं। आओ समझते हैं थोड़ा सा इसको, देखो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपके पास एक है 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा और दूसरा क्या है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। एक काम करता हूं, इसको ना मैं
P मान लेता हूं और इसको मैं Q मान लेता हूं, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। इसको अगर मैं P मानूं, इसको अगर मैं Q मानूं, तो आपको पता है बेटा, और ये क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि एक आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। अब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके ये जीरोज होते हैं। तो आपको पता है कभी भी अगर जीरोज दिए गए होते हैं तो क्या उसका इक्वेशन होता है p प्लस क्यू सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, और k से मल्टीप्लाई कराते हैं हम, है ना। तो बेटा आपको क्या करना है, p प्लस क्यू निकालना और p इंटू क्यू निकालना है। तो आओ पहले p प्लस क्यू और p इंटू क्यू निकाले। तो p क्या है आपके पास, p है बेटा, एक काम करते हैं डायरेक्ट p प्लस क्यू लिख देते हैं। तो p प्लस क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो p कितना है बेटा, 1 प्लस बीटा अपॉन एल्फा, और q क्या है बेटा, 1 प्लस एल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस बीटा अपॉन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन बीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, खुश हो जाएगा। एल्फा बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एल्फा इंटू एल्फा कितना हो जाएगा बेटा, एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल ने आपको बताया था, ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई एल्फा इंटू बीटा। तो ये आपके पास क्या है बेटा, p प्लस क्यू की वैल्यू है। p प्लस क्यू की वैल्यू आपने निकाल दी। अब अगर मैं p इंटू क्यू की वैल्यू निकालूं, p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू की वैल्यू क्या होगी, p है आपके पास 1 प्लस बीटा अपॉन एल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा अपॉन बीटा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 को 1 से तो 1 रहेगा, 1 को एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा को इससे कराओगे तो बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा को बीटा अपॉन एल्फा को इंटू करवाओगे एल्फा अपॉन बीटा से, तो एल्फा से एल्फा बीटा से बीटा 1 बच जाएगा। तो बेटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस एल्फा इंटू एल्फा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बेटा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल्फा इंटू बीटा, वही चीज आ गई। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज तो बराबर हैं। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीज सेम है। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो p प्लस क्यू है वही आपका p इंटू क्यू के इक्वल भी है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर मुझे एल्फा प्लस बीटा एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि भैया क्यों ना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एल्फा और बीटा की ही वैल्यू निकाल ले। तो अगर मैं देखूं इसको, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 16 माइनस, हाँ मतलब निकाल तो सकते हो, बट जनरली आप लोगों के पास मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसा हो सकता है। लेकिन एक तो तरीका वो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, शायद हाँ कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो उनके लिए, मान लो यहाँ पे 3 की जगह पे 5 होता तो कैसे करते। तो जिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उनके लिए वो मेथड है। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और सॉरी माइनस 3, सब कुछ इधर ले आओगे तो साइन बदल जाएंगे ना, माइनस 3 बराबर किसके बेटा, 0 के। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसका सम ऑफ जीरोज यानी कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बी कितना है, माइनस 4 है, ए कितना है, 1 है, तो एल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है बेटा, -3 है, ए कितना है बेटा, 1 है,
तो अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3। 2 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई -3। 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। अरे भाई हाँ 4 - 22/3, ठीक है, यही उसका भी होगा, है ना, यही हाल उसका भी होगा। 4 3 12, 12 - 22/3, तो ये हो जाएगा आपके पास -10/3। यानी कि ये क्या है आपके पास P प्लस क्यू की वैल्यू क्या है -10/3। आई होप सही होगा। और P इंटू क्यू की वैल्यू भी क्या है -10/3, ठीक है ना। अब आपको अपनी इक्वेशन बतानी थी। इक्वेशन कैसे बताओगे, x² एज इट इज माइनस के से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, -10/3 इंटू एक्स प्लस -10/3। अब यार अगर मैं k की वैल्यू को 3 रख दूं, k की वैल्यू को 3 रख दूं तो 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, और इस वाले 3 से भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -10। तो ये आप लोगों की पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जीरोस हैं, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जीरोस हैं। तो ध्यान से देख लो, भाई गलत क्यों आ रहा है हमारा, तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूं मैं। कहीं पे गड़बड़ हुई है बेटा, बुड़बक कहाँ गलती किए हो। ओ ओ नहीं यार, मतलब किया तो शायद मैंने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है -3। और अगर मैं यहाँ पे देखूं दोनों को ऐड करूंगा 1 + 1 2 हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर माइनस, तो 2 तो अलग ही है ना। अच्छा मैंने ये यहाँ पे 4 क्यों लिखा है बे, ये यहाँ पे 4 काहे लिखे हैं, आओ ये गलती है हमसे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 6 - 22, तो -16/3। हाँ अब ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -16/3, -16/3, है ना। तो अब ये हो जाएगा -16 -16, तो ये हो जाएगा -16x माइनस, ठीक है ना। तो ध्यान से करना, ठीक है, ऐसी गलतियां मत करना आप लोग, ठीक। चलो आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से है। और इससे क्या कहता है ये, इससे कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another equation in 2 variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। अब आप लोगों के पास क्या है 2x + 3y, 2x + 3y - 8 बराबर किसके है बेटा 0 के बराबर है। 2x + 3y - 8 किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर है। और राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो अब आपको एक और लाइन, एक और इक्वेशन लिखनी है, और लाइन कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए जो दूसरी इक्वेशन लिखोगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको पता है क्या कंडीशन होती है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो गए हैं। अब बेटा आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख दो, बस इक्वल नहीं होने चाहिए ये रेशो। तो दूसरी इक्वेशन आपने लिख दी 3x + 4y - 5 = 0, कुछ भी लिख दिया आपने अपनी मर्जी से। और आपको दिख रहा है क्लियरली 2/3 और 3/4 कभी बराबर नहीं होते, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी अगर दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइंस के केस में अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस के केस में अब आप लोगों का जो इक्वेशन है, दूसरी जो इक्वेशन है वो बनाओ। तो आपको पता है A1/A2 = B1/B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू
C1 अपॉन C2। तो अब जब आप दूसरी इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? मान लो आपने 4x लिखा सबसे पहले, 4x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि b1 अपॉन b2 बराबर है 2। और C1 इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना, बस यहाँ पे 16 की जगह पे जो -16 की जगह पे जो मर्जी लिखो, पॉजिटिव 16 लिख लो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया +5 बराबर किसके? 0 के। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई बेटा। ठीक है, आ जाओ आखिरी वाले में। क्या है आपके पास आखिरी वाले में? आखिरी वाले का कहना है क्या कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं बेटा? जब वो एक के ऊपर एक बनाता है, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास तीनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 4x, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 6y, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा -16 बराबर किसके बेटा? 0 के। तो ये आपके पास बन जाएगी दूसरे वाले की इक्वेशन। मतलब इस तरीके से आप लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। ठीक बा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास क्या है? फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इफ यस फाइंड द सॉल्यूशन। देखो अब आप लोगों के पास सीबीएसई 2015 का एक क्वेश्चन है, 7x - 4y इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 5x - 6y इज इक्वल्स टू 57। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, आपको ये बताना है कि क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशंस भी निकालो। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? A1 अपॉन A2 निकालो। A1 कितना है बेटा? 7 है। A2 कितना है बेटा? 5 है। फिर B1 अपॉन B2 निकालो। B1 कितना है बेटा? -4 है। और B2 कितना है बेटा? -6 है। कैंसिल करो ससुरे को, 2/3 आ जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, दोनों बराबर नहीं है। और नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आ गई कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपके पास है बेटा क्या? 7x - 4y बराबर किसके बेटा? 49 के। और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? 5x, यहां पे लिख देते, 5x - 6y इज इक्वल्स टू 57 के। तो मैंने क्या किया? अपनी इस इक्वेशन को x, मुझे क्या करना है? सबसे पहले या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, या तो y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। तो मैंने किया x का कोएफिशिएंट इक्वल, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 × 5 कितना हो गया? 35। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 5 35 हो गया। 5 × 4 कितना हो गया बेटा? 20y। और इधर कर दोगे तो 9 × 5 = 45 to 5 4 कैरी, 5 × 4 = 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा? 245। और दूसरी इक्वेशन को x का कोएफिशिएंट बराबर करना है, तो जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है वो इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरी इक्वेशन कैसी दिखेगी? 35x, x का कोएफिशिएंट बराबर है 7 × 6 42y इज इक्वल्स टू 7 7 = 49 को 9 4 कैरी, 7 5 = 35 और 4 39। ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो 35x से 35x कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो -20 + 42 कितना हो जाएगा? +22y हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो 9 में से 5 गए बेटा 4, 9 में से 4 गए तो 5 और 1। क्या होगा जब मैं इन दोनों को काटूंगा? तो 11 से कट होगा क्या? बिल्कुल होगा। 11 कम 11 4 7 हो जाएगा बेटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? -7। और एक बार अगर y पता चल गया तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में चिपका दो तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन में सजा दो। तो 5x - 6y, y की वैल्यू कितनी है? -7 बराबर 57 के। तो 5x + 42 इज इक्वल्स टू 57। तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 42 उधर जाएगा, 57 - 42 तो मेरे हिसाब से तो 15 हो रहा है। 5
47, 57, 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो x आप लोगों के पास आ गया है बेटा कितना 3, x 3 है, y नेगेटिव 7 है। ठीक है, तो x आप लोगों के पास 3 है और y कितना है नेगेटिव 7 है। ऐसे आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, सॉल्व करो जरा इसको, देखें कौन बच्चा सॉल्व करता है इसको, फटाफट से सॉल्व कर दो जरा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो फिर देखो। अ मैन कैन रो बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एंड फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड दिस। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों को ये था कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो डिलीट हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आएगा। तो अब आप लोगों के पास क्या है बेटा, दो चीजें होती हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझो। एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है बेटा डाउन स्ट्रीम। एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है बेटा कौन सा, डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या चीज होती है उसको समझो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर मान लो पानी का बहाव ऐसा है और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। इस केस में दोनों की स्पीड हमेशा सबट्रैक्ट हो जाती है, और याद रखना आगे हमेशा बोट आएगा और पीछे हमेशा वाटर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो बोट ससुरा चल ही नहीं पाएगी उस पे। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड को ऐड करो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे किसी को भी लिखो क्योंकि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो अब कैसे करोगे। आपने बोला लेट द स्पीड, और डाउन स्ट्रीम का मतलब तो पता होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते। लेट द स्पीड ऑफ बोट, आपने बोट की स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अगर बोट की स्पीड इतनी है, लेट द स्पीड ऑफ वाटर, और वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ये वाटर की स्पीड है। बोट की स्पीड इतनी है और वाटर की स्पीड इतनी है। अब आ जाओ, दो सिचुएशन है बेटा आपके पास। पहला क्या है, अप स्ट्रीम वाला, अप स्ट्रीम वाला। और ये अप स्ट्रीम वाला क्या सिचुएशन है, आप लोगों के पास डिस्टेंस दिया गया है, क्या डिस्टेंस आपके पास है 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम दिया गया है क्या, टाइम दिया गया है 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, और स्पीड आप लोगों को पता है, अप स्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, x माइनस वाई। और आपको अभिषेक सर ने बताया होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा 20 है, टाइम कितना है बेटा 2 है। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो कितना है, 10 है। ठीक है, आ जाओ, अब आओ दूसरा आप लोगों के पास क्या है, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में आप लोगों के पास बेटा डिस्टेंस कितना दिया गया है, देखो ध्यान से, कितना बोला है, अरे ये तो डाउन स्ट्रीम का था, अप स्ट्रीम में तो कुछ और ही है डिस्टेंस। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस तो बिटवा यहाँ पे दे रखा है 4, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, 4 टाइम 2, 4 से कट करोगे तो 2 बचेगा, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको वो कितना दिया गया है बेटा, 20। ठीक है, अच्छा टाइम दिया गया है कितना बेटा, 2 आवर्स। और आपको पता है डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है बेटा वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ओ सॉरी ऐड हो जाती है, सही कर रहा हूं, ऐड हो जाती है। तो ऐड करोगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 10। और x प्लस वाई अगर आप लोगों के पास 10 है, x प्लस वाई अगर आप लोगों के पास 10 है, तो अब आप लोगों के पास x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 10 है। तो क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो x प्लस वाई कितना है, 10 है।
दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, और इसको कट करोगे तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब अगर x आपके पास 6 है तो किसी भी इक्वेशन में 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई को इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी कि बोट की स्पीड ऑफ बोट की स्पीड कितनी है बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाटर की स्पीड कितनी है बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बा, चलो आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। चल अब सीबीएसई 2019 में आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो इसमें x की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है बेटा, देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। नंबर होते तो यही करते ना, बस वेरिएबल दे दिया तो डर गए। तो x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ इज इक्वल्स टू 3। तो x माइनस 2 तो एज इट इज बेटा, माइनस x एज इट इज बेटा, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3। कट गया, माइनस 2 बचा, और ये पूरा का पूरा तामझाम अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 एज इट इज बेटा, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे 3x स्क्वायर, 2 से कराओगे तो माइनस 2x। माइनस 2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3x स्क्वायर माइनस 6x, और माइनस 2 अगर इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव 2 बराबर किसके बेटा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीज है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 ही आना चाहिए। बस सही बनाया है, देखे तो जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हो भैया जी, गड़बड़ तो नहीं हुआ है कुछ। 6 इंटू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 को ससुरा 6 कैसे बना, 20 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए 4 3 12, 12 इंटू 2 24, और ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। एक बारी मैं इसके रूट्स देख लेता हूँ, इक्वेशन देख लेता हूँ, सही बनाया कि नहीं बनाया। बिल्कुल सही बनाया। ये आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए कितना है बेटा 3 है, बी कितना है बेटा -6 है, और सी कितना है बेटा 2 है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखोगे, कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। बी कितना है बेटा -6 है, तो -6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है बेटा 3 है, और सी कितना है बेटा 2 है। तो -6 का स्क्वायर करोगे 36, -4 3 = 12, 12 2 = 24, और 36 में से 24 गए तो कितना बचेगा बेटा 12 बचेगा। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12 है। अब अगर आप रूट्स निकालना चाहते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो होते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आओ सब्सटीट्यूट करो, माइनस बी कितना है बेटा -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली 12, 2 इंटू ए कितना है बेटा 3 है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√3। आप बोलोगे भैया क्यों, मैं बताऊंगा, क्योंकि अंडर रूट 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 2 का तो पेयर बन गया, तो 2 बाहर 3 अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब एक बार प्लस वाला लो, एक बार माइनस वाला लो। तो x की दो वैल्यूज है, एक है 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 6, और दूसरी वैल्यू है x की क्या 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है,
तो अगर मैं x की वैल्यू यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और एक बार ये बन जाएगा बेटा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं इसको, तो ये आ गए इसके रूट्स, देखे तो सही आए हैं, बिल्कुल सही है। 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2016 में एक सवाल आया था, इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर किसके बेटा, 0 के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट, एक शून्य आप लोगों को दिया गया है, कितना बेटा, 2 दिया गया है, एंड द इक्वेशन इसके हैज इक्वल रूट्स, तो क्यू की वैल्यू निकालो। अब बेटा दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बोला गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है। अब देखो सोचना कैसे क्वेश्चंस में, देखो क्वेश्चन कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाने के इस तरीके से सोचा करो कि यार मुझे इसके इक्वल रूट्स दे रखे, मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी। क्यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे इसके इक्वल रूट्स दे रखे। इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। बी कितना है बेटा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 1, और सी कितना है बेटा, क्यू है 0 के, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे k की वैल्यू पता चल जाएगी तो q की वैल्यू भी पता चल जाएगी ना। तो पहले मुझे q की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन का एक रूट आपको 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, मतलब जब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो मेहरबान कदरदान साईबान ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 बेटा। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, तो 2k प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। 16 उधर शिफ्ट करेंगे तो 2k इज इक्वल्स टू माइनस 16, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगा। 4k को उधर शिफ्ट कर दो, 16 4 द 16 आ गया। क्यों, देखो कितना छोटा सा सवाल था, खाम खा में डर रहे थे इस सवाल से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आओ कुछ और बातें करें, क्योंकि वैल्यू 16 आ गई, वाओ। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम, और डिस्टेंस टाइम से वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के पास आता ही आता है, और बहुत बेहतरीन आता है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन ना भैया कंठस्थ कर लो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। सीबीएसई 2020 में आया था, और 2024 में भी आपको देखने को मिल सकता है। कहा क्या गया है, पहले इसका चित्र बनाएंगे सुंदर सा। तो बोला गया है एक रेलगाड़ी चली बेटा यहां से लेके यहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक ट्रेन चली, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है कितना है बेटा, 480 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उस ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं थी कितनी है, तो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटे से ये गाड़ी चली 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 चली। जब बी पॉइंट पे पहुंची तो t टाइम लगा इसको, t टाइम में ये यहां पे पहुंची। अब अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए, इसकी स्पीड को अगर मैं डिक्रीज कर दूं 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, पहले जो थी उससे कम कर दिया है, तो बेटा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है। पहले मैं भागा, बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा किसी के पीछे, ठीक है, लड़की के पीछे नहीं, मतलब ऐसी रेस लगी हुई है तो उधर मैं भाग रहा हूँ, बहुत तेज भाग रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत तेज भाग रहा हूँ, मान लो मैंने 3 घंटे में वो रेस कंप्लीट कर ली,
3 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए। मान लो मैंने 5 मिनट में वो रेस कंप्लीट कर ली। अब मैं भाग रहा हूँ आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं लेट पहुंचूंगा ना। जो 5 मिनट पहले मुझे सेम डिस्टेंस को कवर करने में लग रहे थे, अब वो मेरे को 8 मिनट लगेंगे, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो टाइम है बेटा, पहले वाले के टाइम से कितना है, 3 घंटा फालतू लग रहा है। ठीक है, इतनी बात। चलो, तो ये आपके पास सिनेरियो है, आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे करोगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है कितना है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड इतना है तो बस रख दे फट्टे 90 किल्ली, है ना। तो अब क्या है आप लोगों के पास, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8। तो इस t+3 को देखो बस, t+3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 था। t की वैल्यू पीछे आपको पता है 480 अपॉन x है, तो इसकी जगह पे 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 हो जाएगा। इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दूं तो इधर बचेगा बेटा 3 और 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ठीक है, तो ये 3 एज इट इज रहेगा। 480 में कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, 3 एज इट इज 480, ये हो जाएगा x, इधर आएगा माइनस x माइनस 8, x माइनस 8 इंटू x। ठीक है, 3 एज इट इज, या काटा पीटी करना चाहो तो कर भी सकते हो यार। 3 से कटेगा क्या, 3 1 जा 3, 3 6 161 बच रहा है इधर। ये देखो डिनोमिनेटर, ये पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 160 ब्रैकेट के अंदर क्या है x, ओपन करो, माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई, है ना, ये माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x। x से x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 160 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, आओ इसको थोड़ा और सॉल्व करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 8 6 48 128 होता है ना, 8 6 48 को 8 4 कैरी 8 4 12। इसको इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब आप लोगों के पास बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, माइनस 8x माइनस 1280। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि कभी अगर आपके पास, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि भैया इतने बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इजीली कर सकते हो। 1280 है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा, 6 4 0, फिर 2 से करोगे 320 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 160 आएगा, फिर 2 से करोगे तो बेटा 80 आएगा, फिर 2 से करोगे तो बेटा 40 आएगा, फिर 2 से करोगे तो बेटा 20 आएगा, और फिर 2 से करोगे तो बेटा 10 आएगा, और फिर 2 से करोगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। अब आपके पास ये इतने सारे नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को तोड़ मरोड़ के ऐसे दो नंबर्स बनाओ जिनका सम या फिर सब्ट्रैक्ट, सम या फिर जिनका सम या फिर आप लोगों के पास डिफरेंस 8 के इक्वल आए। तो काम करते, पहले इन दोनों को लेते 4, आधे आधे में बांट लेते, एक करता हूं, 2 4 8 16 16, और ये कितना हो जाएगा 20 40 32 हो गया। बस बहुत सिंपल है। 32 और किसमें, 32 और 40 में बांट दो। 40 इंटू 32, 40 इंटू 32, देखो यहां से लेके यहां तक ये कितना था, 20 40 40, इतने नंबर। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40,
40 हो गया, और 1 2 3 4 5 और इनको कर दो तो 32 हो जाएगा। और 40 और 32 का डिफरेंस कितना है? -8। मुश्किल नहीं होता, ये बहुत इजी है। तो एक्स स्क्वायर -40x प्लस 32x -1280 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लोगे तो x -40 होगा, दूसरी दो टर्म्स में से 32 कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा बेटा x, और ये 1280 32 इंटू 40 होता है ना, तो 32 बाहर ले लिया तो 40 बच गया। अब x -40 x -40 x -40 यहां पे है, और यहां पे क्या है बेटा? x प्लस 32 है, बराबर किसके? 0 के। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 40 आएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो वैल्यू आएगी -32। बस बहुत सिंपल सा है, बुझे? ठीक है, चलो। अब आपको एक और चीज याद रखनी है यार, ये जो नेगेटिव वैल्यू है, क्या ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती है। तो आपके पास जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी है बेटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, और यही हमें निकालना है। ठीक है। अब 2020 में आप लोगों के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल आया था। देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया। अब बारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये सवाल पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आता हूं 2 मिनट में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, करते हैं साथ में मिलकर। ओके, देखो, कह रहा है कि the 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term of an AP is 43, then find its nth term. क्या कहता है? कहता है कि कोई AP है, उसकी 17th term A17 is 5 more than twice its 8th term. Twice its 8th term. ये आपके पास एक इक्वेशन बना के दे दी गई है, ठीक है। और उसकी जो 11th टर्म है A11, वो कितनी है बेटा? 43 है, ये है।
आपको उसकी nth टर्म निकालनी है उस एपी की। चलिए समझते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो nth टर्म करना कैसे, nth टर्म का मतलब है बेटा an निकालना है, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब उसके लिए आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। nth का मतलब तो n की वैल्यू n ही रखनी है, तो a और d पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा बेटा, a 17 का मतलब है a प्लस 16d, है कि नहीं है। 5 प्लस a 8 का मतलब क्या है बेटा, a प्लस 7d, तो ये है, ठीक है। अच्छा, a प्लस 16d एज इट इज रखोगे इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, 2 इंटू 17 14d हो जाएगा। और जब मैं इधर उधर करूंगा, a को इधर भेज दो, 14d को इधर भेज दो, तो 16d माइनस 14d इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2a माइनस a, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 5 प्लस a। तो या तो a की वैल्यू निकाल लो यहां से, या तो 2d की वैल्यू निकाल लो, मतलब जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2d माइनस 5 हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, a की वैल्यू है। अब जब आपने इतना सॉल्व कर लिया, अब थोड़ा इस पे भी आ जाओ। तो a11 का मतलब क्या है, a प्लस 10d। a प्लस 10d आपको दिया गया है बेटा कितना, 43। a की वैल्यू क्या है, 2d माइनस 5, है ना, प्लस 10d इज इक्वल्स टू 43, ठीक है। अच्छा, 2d प्लस 10d कितना हो जाएगा बेटा, 12d, और माइनस 5 उधर जाएगा तो 43 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 12d इज इक्वल्स टू 48। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। और अगर d आपके पास 4 आ गया है तो 2 इंटू 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a, यानी कि 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो a की वैल्यू आ गई है आप लोगों के पास 3, है ना। d की वैल्यू आ गई है 4। तो nth टर्म का मतलब an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा आपके पास, 4। 3 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, क्योंकि उसने बोला है nth टर्म निकाल लो, ठीक बा। 7 प्लस 4n, तो देख लो, अरे ससुरा गलत है बे, A3 है D4 है, हम क्या किए हैं, A3 है D4 है, यही तो किए हैं बे। अबे यार क्या करते हो पांडे जी आप भी। 4n एज इट इज, और 3 माइनस 1 4 माइनस 1, ठीक है जी। चलो अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सीबीएसई 2017 में द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट m और n टर्म्स का रेशो आपको दिया गया है इतना, शो दैट इट्स mth टर्म और nth टर्म का जो रेशो है इतना है। ट्रस्ट मी बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है कैसे करना है या क्या करना है, तो समझ जाओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना लेवल तक का अगर आप बना पा रहे हो क्वेश्चन, तो फिर बोर्ड्स में आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक एपी है बेटा, उसमें सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशो आपको दिया गया है कितना, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दिया गया है। और आपको इसकी mth टर्म और nth टर्म का रेशो निकालना है या इसके बराबर प्रूफ करना है, जो भी है, ठीक है। आओ करें। mth टर्म का मतलब m/2 डिवाइड इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और nth टर्म का मतलब क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, उधर चलते हैं। देखो mth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार आप ना और ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है आपको m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के बराबर दिया गया है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको अच्छा एक और चीज, एम स्क्वायर यहां पे था, एक एम से एक एम कट गया, एन स्क्वायर यहां पे था तो एक एन से एन कट गया, तो आपके पास ये बच गया क्या, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन के इक्वल आ गया। अब यहां पे आपको एक चीज करनी है, आपको देखो क्या रेशो निकालना है, आपको ये रेशो निकालना है, ये रेशो निकालना है। तो अपने इस रेशो को, ये जो है आपके पास, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। कैसे बनाओगे बेटा, कुछ नहीं करना है, यहां पे 2a है, यहां पे आपके पास a है, तो 2a को a बनाना है। कैसे बनाओगे, आप कहोगे भैया a माइनस कर दो हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं करना है, आओ सिखाता हूं कैसे करोगे। अब कहां गया, तो ये था आपके पास 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन एन। बेटा मेरा मन किया क्या, मेरा मन किया ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैंने क्या किया, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। इधर आपको आरएचएस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि आरएचएस में भी 2 से डिवाइड करना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा तो वही आपके पास एक्सप्रेशन बच रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या 2 से यहां भी डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं भी करोगे तो भी नहीं पड़ेगा। अब ये जो 2 है इसके नीचे भी आएगा, तो मैंने देखो बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। और m माइनस 1 इंटू डी ये एक टर्म है तो इसके नीचे भी आएगा, डिवाइडेड बाई ये जो 2a है, ये जो 2 है ये इन दोनों के नीचे मैंने इस तरीके से कर दिया है, इज इक्वल्स टू m अपॉन 2 से 2 कट गया ससुरा, 2 से 2 कट गया। तो अब आप लोगों के पास क्या बचा है, अब आप लोगों के पास बचा है a प्लस एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डी डिवाइडेड बाई a प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। लेकिन आपको चाहिए क्या था, आपको जो चाहिए वो है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे ये 2 नहीं चाहिए, यानी कि ये जो m माइनस 1 है अपॉन 2 है, ये बेटा m माइनस 1 आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, आओ सिखाता हूं। आपको क्या करना है, m माइनस 1 अपॉन 2 को क्या बनाना है बेटा, m माइनस 1 बनाना है। तो भाई ये 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम माइनस 1, है ना। m माइनस 1 एज इट इज बेटा 2 इंटू एम, 2m माइनस 2, तो m माइनस 1 को एज इट इज 2m माइनस 2, माइनस 1 उधर भेज दो, तो m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2 प्लस 1। और एक काम करो, m को इधर भेजो, उसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा, इसको सॉल्व करोगे ये इधर आएगा 1 आ जाएगा, तो 2m माइनस m, यानी कि m की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है, 1। कुछ गड़बड़ है, या कुछ गड़बड़ है बेटा, यहाँ पे कुछ किया है हमने शायद यहाँ पे गलत। इसको 2 से डिवाइड करना है। चलो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते तो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे था 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई, एक और इजी तरीके से करते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, ये था, ठीक है। आपको चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए a प्लस एम माइनस 1 इंटू
डी डिवाइडेड बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चाहिए ना, और ये इसके बराबर है। एक काम करो, उसी रेशो को ये बनाते हैं, वहीं से यहां पे पहुंचने की कोशिश करते कि इस तरीके से अगर मैं करूं तो कैसा मेरे पास बनेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दिया, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a प्लस ये हो जाएगा, है ना, और फिर भी वही दिक्कत, तो 2 और कंपेयर करेंगे अगर हम इसको, नहीं और कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो m-1/2 अगर ये इसके इक्वल में रखता हूं तो ऐसा हो जाएगा, एक बार जरा सॉल्यूशन देखें इसका। यार ये तो इन्होंने इधर उधर भेज के किया है, मज़ा नहीं आएगा इसमें। इधर उधर भेज के तो खैर हो ही जाएगा, बट मैं चाहता था कि इसको थोड़ा इस तरीके से करें, है ना। चलो कोई नहीं, अब इधर उधर करके भेजना है तो मतलब मेरे को नहीं लगता ये वैसे होगा फिर। तो एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा n से, और m इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और तरीका भी होता था, वो अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसे ही कुछ कुछ करके ना बनाते तो थे उसको, m-1/2। किसी को अगर पता होगा ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कैसे मतलब करते थे। वैसे तो मैं देखूंगा अभी, बट मेरे को अभी क्लिक नहीं कर रहा है वो तरीका। तो 2n को अब अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2an हो जाएगा, प्लस m को n से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो mn, और ये d से भी कराना पड़ेगा mnd माइनस d इंटू n। ठीक है, सेम चीज यहां पे होगी, 2am प्लस mnd माइनस md। ठीक है, अब देखो mnd यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2am इधर आएगा तो माइनस 2am होगा, माइनस dn है एक, या और ये md इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इन दोनों से, पहली वाली दोनों टर्म से 2a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, n माइनस m बचेगा, और लास्ट की 2 टर्म्स में से बेटा अगर मैं d कॉमन ले लूं, माइनस d कॉमन ले लूं तो n पॉजिटिव m नेगेटिव हो जाएगा। तो n माइनस m यहां भी है, यहां भी है, n माइनस m को कॉमन ले लो, और 2a माइनस d इक्वल्स टू 0। n माइनस m उधर चला जाएगा तो 2a माइनस d 0 के इक्वल आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2a आ जाएगा। अब बस ये यहां पे चिपका दो इस वाले में, ठीक है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना है बेटा, 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है, 2a। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म्स है, ऊपर भी और नीचे भी। दोनों टर्म्स में से अगर मैं a कॉमन ले लूं ऊपर से तो ये बचेगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, a से a कैंसिल हो गया तो ये बचेगा बेटा m 1 प्लस 2 इंटू m 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n माइनस 2। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2n माइनस 1। आ गया रेशो। ठीक है, एक और तरीका भी होता है, तो इस पे शॉर्ट वीडियो बना के मैं जरूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो नाउ सीबीएसई 2017 में अब आप लोगों के पास ये सवाल था, और क्या ये सवाल कहता है, चलिए समझते हैं। देखो, अ मैन रिपेज अ लोन ऑफ इतने रुपीज बाय पेइंग ₹20 इन हिज फर्स्ट मंथ, अच्छा, एंड द इंक्रीजेस द पेमेंट ऑफ ₹15 एवरी मंथ, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर द लोन। एक आदमी ने लोन लिया 3,250 रुपए का, ठीक है,
अब वो आदमी इस लोन को कैसे चुकाता है, पहले महीने उसने 20 रुपए दिए, अगले महीने उसने 15 रुपए एक्स्ट्रा दिए यानी कि 35 रुपए दिए, अगले महीने उसने 15 रुपए और एक्स्ट्रा दिए यानी कि 40 रुपए 50 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, है ना। ऐसे करते करते 15-15 बढ़ते गए। अब आपको ये बताना है कि जब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो वो कब जाके उसका पूरा का पूरा जो लोन का अमाउंट होगा वो क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये AN दे रखा है, AN नहीं दे रखा बेटा, ये SN दे रखा है, क्योंकि जब मैं इन सबको 20 रुपए 35 रुपए इन सबको जोड़ूंगा तो वो आपका क्या बनाएगा, उतना बनाएगा ना, तो आपको बस वो निकालना है। तो यानी कि यहां पे आपको SN दे रखा है 3250 रुपए और A आपको दिया गया है बेटा 20 रुपए, कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है बेटा 15 रुपए, है ना। तो SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, आ जाओ। तो अब ये आप लोगों के पास क्या है, SN क्या है 3250 इज इक्वल्स टू N/2 2A, A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस N आपको निकालना है कि कब उसका लोन का अमाउंट पूरा होगा। D कितना है बेटा 15 है, बस कुछ नहीं बचा है। अब ऊपर वाले पे छोड़ दो, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10 को 0, एक कैरी 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 और 2 6, 6500। ठीक है, तो N इंटू 2 इंटू 20 40 प्लस 15N माइनस 6500 इज इक्वल टू 40 इंटू N 40N प्लस 15 इंटू N यानी कि 15N स्क्वायर माइनस 15, है ना। सॉल्व करोगे थोड़ा सा और तो और अच्छा लगेगा। 6500 इज इक्वल्स टू इन दोनों को सॉल्व करो, 15N स्क्वायर को यहाँ पे लिखो और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 बचेगा शायद, 25N 30 और 40, है ना। अच्छा, अब अगर मैं दोनों से 5 कॉमन ले लूं, 6500 इज इक्वल्स टू 5 मैंने कॉमन लिया तो बचा 3N स्क्वायर प्लस 5N, 5 से काट दो ससुरे को, 1300 इज इक्वल्स टू 3N स्क्वायर प्लस 5N। अब अगर मैं 1300 को भी उधर भेज दूं तो 3N स्क्वायर प्लस 5N, 1300 इधर आएगा तो माइनस 1300 और इधर क्या है बेटा 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, N की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, N की वैल्यू निकालोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आता है ना। तो N की वैल्यू आ जाएगी ये। N की वैल्यू फ्रैक्शन में और नेगेटिव कभी नहीं होती है, ये सिर्फ N की वैल्यू सिर्फ एक नेचुरल नंबर होता है, जीरो भी नहीं होता है, नेचुरल नंबर होगा सिर्फ N का वैल्यू, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं बेटा ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स में आप लोगों के पास सवाल है, इन दी गिवन फिगर QA जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है, और AO आपको दिया गया है बेटा 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 है। BO कितना है बेटा 12 है, ठीक है। PB कितना है बेटा 18 है, और ये कितना है बेटा ये आपको निकालना है। इसको एक काम करते हैं, X अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं बेटा, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लेता हूं, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 मान लेता हूं, तो इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOQ BOP एंड ट्राइंगल BOP, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा जाए एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के काहे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एंगल 3 बराबर है बेटा एंगल 4 के, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, अगर ये सारी चीजें बराबर हैं तो आप कह सकते हो ट्राइंगल AOQ इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BOP बाई एंगल क्राइटेरिया। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यानी कि x/18 इज इक्वल्स टू 20/12। 6 से काटो 3, 6 से काटो 2, 3 को इधर भेजो, पहले 2 से इसको भी काट दो 10, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बस इतना सा ख्वाब है, चांद तारे
तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। देखो, एक आपके पास वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है आपके पास 8 मीटर, और वो जो एक शैडो बना रहा है ग्राउंड पे, एक शैडो बना रहा है, कितने, 6 मीटर की एक शैडो बना रहा है एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी शैडो बन रही है बेटा 30 मीटर, 30 मीटर उसकी शैडो बन रही है। आपको टावर की हाइट निकालनी है। देखो, कभी भी अगर आपके पास सेम टाइम आएगा तो सेम टाइम का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल होंगे बेटा, ये दोनों के दोनों एंगल, ये एंगल 2 मान लिया मैंने, ये एंगल 1 मान लेते हो इसको, तो ये जो एंगल होते हैं ये एंगल सेम होते हैं। सेम टाइम का मतलब एंगल सेम है। बाकी ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 6 पंजे 30, 5 को इधर भेजूंगा, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 40। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 40, सॉरी 40, है ना, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या कहता है इसमें, सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम पढ़ते हैं। x इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. XM and XN are drawn parallel to AB and AC respectively, meeting AB in N and AC in M. MN is produced to meet CB produced at T. Prove that, ये करना है। क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ, फिगर समझो। अगर आपने फिगर बना दिया या समझ लिया कि फिगर बना कैसे, तो फिर इजी है। कह रहे कि एक ट्राइंगल है ABC, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ ABC, A B और C, ठीक है। XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू AB, तो XM और XN एक लाइन है जो AB और AC के पैरेलल है, मीटिंग AB एट N। AB पे कोई पॉइंट है N और AC पे कोई पॉइंट है M। X इज अ पॉइंट ऑन BC और BC पे कोई पॉइंट है X। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो XM है, ये जो XM है ये AB के पैरेलल है, और ये जो XN है ये AC के पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब क्या कहता है, MN इज प्रोड्यूस्ड, ये जो MN है, ये जो MN है इज प्रोड्यूस्ड MN। अब देखो ध्यान से सुनना, इधर प्रोड्यूस नहीं होगा, ये इधर की तरफ प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला है M से स्टार्ट हो रहा है, N की तरफ आ रहा है, MN, M पहले ना, इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट, इज प्रोड्यूस्ड टू मीट CB। अब MN कहां पे प्रोड्यूस हुए, अच्छा ऐसा एट पॉइंट T। ओहो, ऐसा बनाना था भैया इसको, इसको थोड़ा ढंग से तहजीब से बनाओ। ऐसा सा कुछ बनेगा भाई, ये A है, ये B है, ये C है। AB पे कौन सा है, X इज अ पॉइंट ऑन BC, ये है X इज अ पॉइंट ऑन BC, ये इसके पैरेलल है बेटा, ये इसके पैरेलल है, लग रहा है ना, ठीक है, ऐसा सा है। और उसके बाद बोला गया है XM is parallel to AB। इसको इधर बनाना था यार, कोई नहीं, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। ये C है, ये B है, ठीक है। अब कहा गया है क्या कि XM जो है वो AB के पैरेलल है और XN जो है वो बेटा AC के पैरेलल है, और MN को जब मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा तो वो CB को मीट कर रहा है किसी पॉइंट पे जिसका नाम है बेटा T, ठीक है। ये आपकी फिगर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। अब आपको प्रूव करने को बोला गया है कुछ कुछ ऐसा सा कि TX स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC करो। तो आपको बोला गया है क्या, TX स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC करो। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा,
बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये tx को ऐसे लिखना है, कभी भी ये स्क्वायर आए ना तो tx इंटू टी एक्स इज इक्वल्स टू टीबी इंटू टीसी, ये होगा। अब एक tx को इधर भेजो, या तो tb को इधर भेजो या तो tc को इधर भेजो, तो मैंने एक काम किया, tb को भेज दिया, तो tc अपॉन tx, ये चीज आपको प्रूफ करनी है बेसिकली। कैसे करोगे, अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि यार ये tb अपॉन tx, टीबी अपॉन टी एक्स कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये आ रहा है टी एम एक्स, तो आप इन ट्राइंगल टी एम एक्स में देखो। अब ये टी एम एक्स बनाओ पहले, ये ऐसा है, अब भैया बहुत झंझट है ससुरा, ये एम है, ये टी है, ये एक्स है, बीच में कहीं पे बी भी है, और उन्होंने बोला है एक्स एम और ए बी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये क्या है, एन है। तो आपको यहां पे बीपीटी थ्योरम लगानी है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि टीबी अपॉन टीएक्स, ऊपर वाला और पूरा का पूरा इज इक्वल्स टू टीएन अपॉन टीएम हो जाएगा, टीएन अपॉन टीएम हो जाएगा। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम का नतीजा है, बीपीटी। अच्छा, अब दूसरा क्या है आपके पास, टीसी अपॉन टीएक्स, टीसी अपॉन टीएक्स, तो टीसी कहां है भैया, टीसी है भैया ये पूरा का पूरा, और टीएक्स कहाँ है, ये पूरा का पूरा। तो आप एक काम करो, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको टीएमसी, इन ट्राइंगल टीएमसी, अगर मैं टीएमसी ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा सा कुछ बनेगा भैया, ये तो टीएमसी, और आपको बोला गया है ये एमसी के पैरेलल क्या है, एक्स एन, एक्स एन, यहां से एक लाइन है एक्स एन, तो आप यहां पे ये दोनों पैरेलल हैं, तो tx अपॉन टीसी, tx अपॉन टीसी, आगे वाला tn अपॉन tm के बराबर होगा। अब बेटा tn अपॉन tm के बराबर तो ये भी है, तो आपको यहां से एक चीज मिल जाएगा, यहां इन दोनों इक्वेशंस को जब आप देखोगे कि tb अपॉन tx ये बराबर है बेटा किसके, tx अपॉन tc के, tx को इधर भेजो, tc को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा आपके पास tb इंटू टीसी इज इक्वल्स टू टी एक्स इंटू टी एक्स, यानी कि टी एक्स स्क्वायर। देख लो, यही प्रूफ करना है। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो। आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट।
सो आई होप आप लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी करते हैं। अब बस 2 चैप्टर्स और रह गए, एक ये है हमारा और लगभग 15-20 मिनट में हो जाएगा, हो जाना चाहिए खत्म वैसे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलो आओ बनाएं अपने इस सवाल को। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। देखो, इफ अ पॉइंट C divides the internally line segment the point A and B in 3:4, find the value of x square plus y square। कह रहे कि आप लोगों के पास ऐसा सा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट में पहला पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बेटा 2,5, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बेटा क्या x, y, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या -1,2 -1,2। और ये जो रेशो है आपके पास बेटा, ये रेशो क्या है 3:4 है। ठीक है, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बेटा, बीच वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके 3 इंटू दूर वाला। दूर का कौन सा है बेटा, जहां वो रहती है, कौन, वही 4 इंटू 2 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3 + 4। अब 3 + 4 तो 7 होता है, और ये 7 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा। 3x + 8, 8 को इधर भेज दो तो -7 - 8 = 3x, तो ये हो जाएगा -15 = 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर -5 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 = 3 इंटू वाई, सो 3y हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 + 4। 3 + 4 7 होता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 14 हो जाएगा, = 3y + 20। तो 20 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 14 - 20 = 3y, तो ये हो जाएगा -6 = 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2। अब आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू है 5 -5 -5 का स्क्वायर, y की वैल्यू है -2 -2 का स्क्वायर, 25 + 4 29। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया है। चलो आ जाओ, तो ये हो गया। अगला सवाल आप लोगों के पास सीबीएसई 2017 में आया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 5,7 और 8,10 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। हो 3 इक्वल पार्ट्स वाला सवाल है। आपके पास है एक ए और दूसरी लाइन है, दूसरा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बेटा 5,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बेटा 8,10। अब आपको कहा गया है find the coordinates of the points which divide your line segment into 3 equal parts। तो इस लाइन को अगर 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 2 पॉइंट्स बांट सकते हैं, 2 पॉइंट्स बांट सकते हैं। एक का नाम मैंने P दे दिया, एक का नाम Q रख दिया। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने माना x, y, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने माना अल्फा, बीटा। ठीक है, अच्छा। अब आपको AP बराबर है बेटा PQ के और वो बराबर है बेटा QB के, तो ये तीनों साइड्स आपके पास बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं बस P वाले को देखूंगा, Q को नहीं देखूंगा। तो A, P और B। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 8,10, और ये आपको दिया गया था बेटा x, और ये आपको दिया गया है कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा ना, x + x, x से x कट जाएगा तो 1:2 आ जाएगा। p के कोऑर्डिनेट्स है बेटा x, y। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा, 1 × 8।
8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो 1 + 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/3, 18/3 कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 यानी कि 10, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 24/3, 24/3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 8 है। क्लियर, इतना क्लियर। अब अगर मैं अपना ये देखूं a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,7 है, q को देखता हूं, या फिर मतलब q को और सीधा b को देखूं, कुछ भी मतलब आप कर सकते हो, ये लास्ट वाला b मान लो, ये क्या है 8,10 है, और बीच में आपके पास क्या है q है, तो ये a से लेके q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 2x, यानी कि 2:1 में बांट रहा है। अब ये क्या है a, b, अल्फा, बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 16 प्लस 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कि 5, 2 + 1 यानी कि 3, सो 21/3 यानी कि 7 आ गया अल्फा। वैसे ही अगर मैं बीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा 20, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3, सो 27/3 यानी कि 9, 93। बस सब निकाल लिया, सब निकाल लेगा तुम्हारा भाई, है ना। तो ऐसे आप p और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल। अब आप लोगों के पास एक सवाल है, इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, और ये भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। बहुत बढ़िया। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ओ देखो, अब आपको सवाल में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे कि a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 10, -6, b के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास k, 4, और बीच में एक मिड पॉइंट है a, b। मिड पॉइंट मतलब जो इनको a:1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, एक तो k की वैल्यू निकालनी है, और एक आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है a और b का डिस्टेंस भी निकालना है, कुछ ऐसा बोल रहा है। आओ, तो ये जो मिड पॉइंट हुए हैं ना बेटा x वाला, तो x वाले को कैसे निकालोगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 को इधर शिफ्ट करो तो 2a इज इक्वल्स टू 10 +, ठीक है, अरे बहुत बढ़िया है। अच्छा, b की अगर मैं बात करूं y1 + y2 यानी कि -6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो b की वैल्यू क्या करूं मैं, -6 + 4 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। आओ यहां पे चिपकाएं इसको, एक इक्वेशन आपको दी गई है a - 2b इज इक्वल्स टू 18 एंड a - 2b, b की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल्स टू 18, तो ये हो जाएगा a + 2b इज इक्वल्स टू 18। b नहीं आएगा, a माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये b तो हट गया। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को अगर मैं उधर भेज दूं 18 - 2 यानी कि 16 आ गया। तो a की वैल्यू अगर 16 है ससुरा, यहां पे चिपका दो, 2 × 16 इज इक्वल्स टू 10 + k, तो ये हो जाएगा 32 - 10 इज इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आ गई है बेटा 12। तो k अगर 12 है तो a और b का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, -6, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, k की वैल्यू है 12, 4, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ab का, तो ab इज इक्वल्स टू √ 12 - 10 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस 4 - 6, ये हो जाएगा 4 + 6, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4
प्लस 10 का यानी कि 100 यानी कि √104। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, गलत तो नहीं है। हे भगवान गॉड, गलत मत करना। के की वैल्यू कितनी आई है बेटा? बेटा के की वैल्यू तो 22 आई है, इसीलिए तो मुझे ये कैलकुलेशन। अबे यार, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, देख रहे हो बुढ़ापा आ गया मुझे, ऐसा लग रहा है। तो 32 में से 10 गए तो समझ जाओ, बस 22 बचता है। 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। 144 प्लस ये 204। अब ये 204 को 244, सॉरी 244, ठीक है। 244 को आप अगर अंडर रूट में निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2√16, ठीक है। नाउ अब आप लोगों के पास 2-3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो कि है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ऐसा सा कि 1 प्लस कॉट ऐसा सा, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे? देखो बेटा, सिंपल एलसीएम ले लो। 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉसेक ए एल्फा है वैसे तो, प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा, ये एल्फा है, ये भी एल्फा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक एल्फा। इसको आपको प्रूफ करना है कॉसेक के इक्वल। आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एल्फा के इक्वल होता है ना, प्लस कॉसेक एल्फा ये वाला एज इट इज, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक एल्फा। हुआ क्या है यहाँ पे बस मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा को कॉसेक स्क्वायर एल्फा के इक्वल प्रूफ करके, ठीक है भैया जी। ऊपर से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एल्फा कॉमन ले लूं तो 1 प्लस, यहां पे देखो, सॉरी कॉसेक एल्फा अगर ऊपर से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे कॉसेक एल्फा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? +1 बचेगा, और नीचे क्या है आपके पास? 1 प्लस कॉसेक एल्फा। तो क्या बेटा ये सेम टर्म नहीं है? ऊपर और नीचे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉसेक एल्फा, 1 प्लस कॉसेक एल्फा, क्या बचा आपके पास? कॉसेक एल्फा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। LHS RHS हेंस प्रूफ्ड हो गया। अब अगला सवाल है आप लोगों के पास क्या बेटा, कि 1 प्लस टैन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस साइन, ये आपको अबे किसके इक्वल प्रूफ करना है? ऐसा लिखना चाहता है मेरे ख्याल से वो। 1 प्लस टैन स्क्वायर एल्फा ये किसके बराबर होगा? मेरे को ऐसा लग रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे भैया आप कितने अच्छे हो, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं बोलूंगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा ही हूं, है ना। फिर आपके पास ये हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। वैसे मतलब कुछ होना चाहिए था यार RHS में, वरना रिजल्ट तो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, सही है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे एज इट इज है बेटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और अगर आपका आंसर भी 1 आ रहा है तो बोलो तारा रारा, ठीक है। जो भी बच्चा अभी आया है इस वीडियो पे, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना। नए हो इस चैनल पे या पुराने हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है जी। चलो अब एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होगा या इसके बाद एक और होगा, उसके बाद खत्म है, इज इक्वल्स टू √3 है। और आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के इक्वल प्रूफ करना है। देखो मुझे ये अंडर रूट वाला टर्म ना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर कर दिया साइन थीटा, दोनों LHS और RHS दोनों में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इधर अगर मैं √3 का होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और √थीटा का करूंगा तो 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। 1 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3 माइनस 1। तो यहां पे आपके पास बचेगा बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 0 नहीं 1। ये चीज। अब इतना सब कुछ करने का क्या फायदा, मुझे तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, तो थोड़ा सा इसको भी हल करेंगे। कैसे? tan थीटा को आप लिख सकते हो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल। कॉट थीटा को आप लिख सकते हो बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा ऊपर तो है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1। कर दिया इसको 1 के इक्वल प्रूफ। ऐसे आपको ये सवाल करने थे, बहुत सिंपल सिंपल से। ठीक है, एक और सवाल सीबीएसई 2018 में आया हुआ ये सवाल, और बहुत बेहतरीन सवाल है। आपके पास है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, और आई थिंक ये ऐसा एक सवाल आपकी एनसीईआरटी में भी है एग्जाम्पल, और ट्रस्ट में बहुत बढ़िया सवाल है। तो करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे करोगे। यूं तो अकेला, मैं भी सोच रहा हूँ कैसे करना है ना। ये एनसीईआरटी वाला है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला लग रहा है मुझे तो। यूं तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूँ मैं, इन झुकती पलकों के सिवा तेरा तराना और नहीं जचता ही नहीं। साइन करेंगे, तो अगर मैं साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर कर दूं, और साइन वाई दिस कोलावेरी डी। चल कुछ तो करेंगे। देखो क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे सिकेंट ए और टैन ए है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इस जो यहाँ पे मेरे पास साइन और कॉस दिया गया है, मैंने क्या किया यहाँ पे टैन और कॉट सिकेंट कन्वर्ट करने की कोशिश करी। कैसे होगा बेटा वो होगा जब आप ऊपर कॉस ए से डिवाइड करोगे। अगर न्यूमरेटर में करोगे तो बेटा डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, साइन ए प्लस कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, आ जाओ। पहले मैं सोच रहा था शायद साइन और कॉस में ही करके कुछ हो जाए तो बात बन जाए। तो अब ये कॉस जो है ये साइन ए के नीचे भी आएगा, ये जो कॉस है बेटा ये कॉस के नीचे भी आएगा, और ये जो कॉस है ये 1 के नीचे भी आएगा। ठीक है, फिर ये जो साइन, ये जो नीचे वाला कॉस है ये भी आएगा इसके नीचे, और इसके नीचे भी आएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए -1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, आ जाओ। साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आप लोगों के पास होगा बेटा टैन ए, देखो टैन में कन्वर्ट कर दिया। कॉस ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस ए आपका सिकेंट ए हो जाएगा। तो आपका पहला टास्क तो खत्म हो गया कि जो आपको ये टैन और कॉस सिकेंट में कन्वर्ट करना था, माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर ए, है ना, ये होता है। अगर मैं 1 को इधर भेज दूं, सिकेंट स्क्वायर को इधर भेज दूं, तो टैन स्क्वायर ए माइनस सिकेंट स्क्वायर ए
इज इक्वल्स टू -1 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल होता है। तो ये -1 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, tan a प्लस सीकेंट ए, ये वाला तो मैंने पहले एज इट इज लिख दिया। ये जो -1 था इसकी जगह पे मैंने लिख दिया प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि -1 पूरे की जगह पे लिख रहा हूं ना मैं, ये tan स्क्वायर ए, माइनस साइन मत लगा देना, माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वाले को एज इट इज tan ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1 एज इट इज छोड़ दिया। आओ कुछ और बातें करें। tan a प्लस सीकेंट ए एज इट इज, tan a प्लस सीकेंट ए एज इट इज, tan स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan a माइनस सीकेंट ए, अच्छा बीच में प्लस का साइन है भैया, इनटू tan a प्लस सीकेंट ए। आप बोलोगे भैया कुछ भी कर सकते हो, आप तो मालिक हो, आ जाओ। और नीचे क्या है, नीचे वाला एज इट इज tan a प्लस सीकेंट ए -1। अब ध्यान से देखना बेटा, tan a प्लस सीकेंट ए दोनों में कॉमन है, ये बीच में प्लस है, हाँ दोनों में कॉमन है, निकाल लो कॉमन। तो निकालूंगा अगर मैं कॉमन, तो tan a प्लस सीकेंट ए दोनों में अगर कॉमन है तो ये यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा tan a माइनस सीकेंट ए, ये बच गया डिवाइडेड बाय tan a प्लस सीकेंट ए -1, tan a प्लस सीकेंट ए -1। कुछ गड़बड़ हुआ है बेटा, एसी बंद करो सबसे पहले, थोड़ा सा पानी पियो। कुछ गड़बड़ हुआ है, और गड़बड़ क्या हुआ है उसको पहचानेंगे हम। तो -1 की जगह पे मैंने tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए लिख दिया, तो ये हो जाएगा tan a सीकेंट tan a माइनस सीकेंट ए, tan 1 प्लस tan a, क्या ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो सकता था, तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा। अच्छा ये नीचे प्लस है यार, वही मैं कहूँ कहाँ, ये नीचे प्लस है और tan a माइनस सीकेंट ए, देख रहे हो इतना भारी मिस्टेक किए थे हम, है ना, ये है। तो नीचे तो यही है ना, tan a माइनस, ये यहाँ पे कॉस नहीं है सीकेंट है, लिख देते हो, ठीक है आ जाओ। चलो तो tan a माइनस सीकेंट ए, और ये क्या है प्लस tan a माइनस सीकेंट ए, और ये क्या है बेटा प्लस है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है tan a माइनस सीकेंट ए +1, तो अगर मैं ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, tan a प्लस सीकेंट ए को एज इट इज रखूं, और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan a मैंने सबसे आगे लिखा, फिर मैंने सीकेंट ए लिखा, उसके आगे माइनस है तो वो लिखा +1, और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो सेम टर्म है tan a माइनस सीकेंट ए माइनस सीकेंट ए +1, कैंसिल कर दो ससुरे को, तो आपके पास बच क्या गया, आपके पास बच गया tan a प्लस सीकेंट ए। अब देखो या तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये बना लो, या इसी को अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं मैं, tan a को मैं लिख सकता हूं sin a अपॉन कॉस ए, और सीकेंट ए को मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस कॉस ए। क्या इससे बात बनेगी, इससे बात बनेगी? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/सीकेंट ए माइनस tan a, ये है ना, तो मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, सीकेंट ए प्लस tan a को रेशनलाइज किया, तो ये आया मेरे पास सीकेंट ए प्लस tan a, ठीक है। हाँ ऐसे हो जाएगा, अब ये इसको मत करो, यहाँ पे आपके पास था tan a प्लस सीकेंट ए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि आधा आपने LHS सॉल्व किया, फिर आधा आपने RHS सॉल्व किया, ठीक है।
अच्छा, तो ऊपर तो आ गया आपके पास सीकेंट ए प्लस टैन ए, और नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब भैया आपको पता होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सीकेंट ए प्लस टैन ए एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, यानी कि सीकेंट ए प्लस टैन ए आपके पास बच जाएगा। तो हो गया ये प्रूफ, हो गया ये प्रूफ। बस ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो वॉलो करना हो कर सकता है, और कोई अगर क्वेरी हो आपका, कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे। बाकी ये मेरा ये हमारे वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, पीडीएफ होती है, वो हम सारा का सारा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। बाकी यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी चैप्टर्स थे, उन सभी चैप्टर्स का हमने आज के सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के सेशन में। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि क्या आप लोगों को और भी ऐसे सेशंस चाहिए या नहीं चाहिए और क्वेश्चंस के साथ, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।